कर्नाटक सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। सिद्धारमैया फाइनल लाइन के करीब पहुंचे। आलाकमान ने डीके शिव कुमार को बुलाया दिल्ली। बजरंग दल पर टिप्पणी मामले में खड़गे को नोटिस। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल के पीएफआई से तुलना पर नोटिस। 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस। सचिन ने दिया अपनी सरकार को अल्टीमेटम। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने पर पूरे राज्य में आंदोलन की चेतावनी। वसुंधरा राजे सरकार पर कार्रवाई की मांग। कर्नाटक में हार से बीजेपी ने लिया सबक। राजस्थान एमपी को लेकर बदली बीजेपी, अपनाएगी रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। इमरान ने किया विरोध प्रदर्शन का आह्वान। पीएम शहबाज ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब कांग्रेस दुविधा की स्थिति में है। 3 दिन बाद भी सीएम के नाम पर मंथन जारी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए टकराव में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदारों में से एक राज्य के पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने अचानक अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया, लेकिन अब वे दिल्ली पहुंच रही हैं, जहां शिव कुमार के पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बुलावे के बाद उनके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया था। तो सिद्धारमैया फाइनल लाइन के करीब पहुंचे हैं और इससे पहले आपको बता दें, जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया था तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि फिलहाल मेरा दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं है, जो भी डिसीजन है वो आला कमान लेंगे। तो कर्नाटक में लगातार पोस्टर वॉर भी चल रहा है सीएम को लेकर। देखा जाए तो दोनों समर्थक अपने अपने सीएम को लेकर पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कांग्रेस में सीएम पद को लेकर पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। सिद्धारमैया का पोस्टर लगाया जा रहा है जो उनके समर्थक लगा रहे हैं। उधर डीके शिव कुमार की बात कर ले तो उनके समर्थक उनके सीएम पद को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं और लगातार जंग छिड़ी हुई है सीएम पद को लेकर कर्नाटक में। बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करने से लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दर्ज 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है। हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने 12 मई को यह नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी है, प्रतिवादी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से की गई है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको भजनपुरा से बताते चले, जहां पर भजनपुरा में मंदिर तोड़ने पर बवाल देखने को मिला है। जी हां, पीडब्ल्यूडी विभाग को दिल्ली सरकार का आदेश मिला है। बजरंग बली का मंदिर तोड़ने का बड़ा आदेश यहां पर दिया गया है और लोगों ने इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से मंदिर तोड़ने पर बवाल यहां पर देखा जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिल्ली सरकार का आदेश यहां पर देखने को मिला है और लगातार लोग जो है मंदिर तोड़ने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस जगह पर 60 साल से मंदिर है वहां पर उस मंदिर को तोड़ा ना जाए, इसके विरोध में है। जिसके तौर पर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग को दिल्ली सरकार का आदेश भी यहां पर देखने को मिला है। संवाददाता गौतम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरीके से भजनपुरा में लगातार मंदिर तोड़ने पर बवाल है, वहां पर फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर बात की जाए तो
जिस तरह से दिल्ली के अंदर में लगातार कई ऐसे स्थानों पे मंदिर, अभी पीछे हाल ही 2 हफ्ता पहले जो है दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में भी मंदिर को तोड़ा गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है दिल्ली सरकार के आगे कि जिस तरह से मंदिरों को तो तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए मस्जिदों की, तो सड़कों पे जो मस्जिदें बनाई जाती है, लोग मजार बना के, चाहे रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तमाम ऐसे दिल्ली के अंदर स्थान है। चाहे आप आजादपुर मंडी के आसपास फ्लाईओवर की बात कर ले, या आप निजामुद्दीन की बात कर ले, तमाम ऐसे इलाके, चांदनी चौक की बात कर ले, कि सड़कों के बीच में मजार बना दिया जाता है, जिससे काफी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हमेशा बरकरार बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार पे लोगों का जो गुस्सा है वो एक तरह से जायज माना जा रहा है। जी गौतम, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस मंदिर की बात है, तो वहां पर जो पुजारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मंदिर की देखभाल जो है हमने काफी सालों से की है, किसी भी कीमत पर इस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है गौतम कि वहां पर मंदिर जिस जगह पर है, क्या वहां पर यातायात की स्थिति किसी तरीके से बाधित होती है? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं भजनपुरा, जहाँ पे ये मंदिर है भगवान का, वहाँ पे फिलहाल जो यातायात की बात है, तमाम तरह की जो वाहन आवाजाही की बात करें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जब दिल्ली सरकार को ये चीज देखना चाहिए, जिस तरह से कि जो मजारें सड़कों पे बना दी जाती है, उससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, और उसके बाद काफी उसको जो उनके आते हैं जो क्या जो जिस तरह का जो इच्छा उच्छा लेने के लिए तो लाइनें लगी रहती है, बाइक रोडों पे खड़ी कर दे, तमाम कारें खड़ी कर देती है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार को नहीं दिखा। लेकिन जो भजनपुरा मंदिर की बात की जा रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पंडित जी से बात करने की कोशिश की गई, पंडित जी ने साफ तौर पर काफी हमारा प्राचीन मंदिर है, इससे कोई किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोग आस्था से पूजा पाठ करते हैं, तमाम लोग जो है, इनका भी यही कहना है कि भाई इससे किसी सरकार को क्या दिक्कत है, जो यहाँ पे हम लोगों का बचपना बीत गया, तमाम चीजें हैं जो वहाँ के आम जनता वो कह रही है। लेकिन सरकार का क्या है कि पीडब्ल्यूडी को आदेश दे दिया, कोर्ट की आदेश बात करे, सरकार के ही जरिए तो कोर्ट ने आदेश दिया, जब उस पर कंप्लेंट लगाई गई है। जी गौतम, जिस तरीके से आप बता रहे कि वहां पर किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, यानी कि यातायात बाधित नहीं होती है, लोगों को दिक्कतें नहीं होती है, और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर लोगों का जमावड़ा है, बवाल देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल आगे का क्या रुख होने वाला है कोर्ट का? क्या मंदिर तोड़ने के आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा? अब देखिए, पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि भाई उनके पास कोर्ट का और दिल्ली सरकार का ऑर्डर है, जिसको लेकर के हम ये कार्रवाई, जो पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, और वहाँ की जो लोकल जनता है उनमें काफी गुस्सा है। उनका ये कहना है कि हम इस तरह से मंदिर तोड़ने नहीं देंगे, लेकिन प्रशासन समझाने की कोशिश करेंगे भाई हमें तो कोर्ट और सरकार का आदेश है, उसके बिहाफ पर हम यहाँ पहुंचे हैं और हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। आगे आप लोग कोर्ट जाइए, वहां से जो भी फैसला मिलता है आप आगे फिर। चलिए, शुक्रिया गौतम बहुत आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखना वाकई अहम होगा कि आखिरकार भजनपुरा में जिस तरीके से मंदिर को लेकर बवाल है, आखिरकार इसमें क्या कुछ सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने साल के अंत में होने वाले राज्य चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। 4 अहम राज्यों में यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से केवल मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। भगवा दल राजस्थान को लेकर रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी पर काम कर रहा है। बाकी के 2 राज्यों में वो सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। भाजपा सभी 4 राज्यों में जातिगत समीकरणों पर काफी जोर देने वाली है। वहीं चुनावी मुद्दे उठाते हुए और उम्मीदवारों के नाम का चयन करते वक्त इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान कर्नाटक में हुई गलतियों में सीख पर ध्यान दे रहा है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में जरूरत पड़ने पर भाजपा छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार होगी। वही माना जा रहा है कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा हो सकता था। भगवा दल को आगे कांग्रेसी नेताओं और राज्य के मुख्यमंत्रियों पर निर्भरता के बजाय स्थानीय नेताओं पर ज्यादा फोकस करना होगा। यानी कि कर्नाटक में स्थानीय नेताओं को चुनावी कैंपेन में आगे लाने के लिए कांग्रेस के लिए कारगर साबित हुआ है। कर्नाटक में पार्टी के भीतर गुटबाजी को भी एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। इसके चलते ही जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं के टिकट नहीं मिले हैं। ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी रणनीति तैयार करते वक्त इसका खास ध्यान रखना होगा। उधर वसुंधरा राज्य सरकार पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को राजस्थान में अपनी ही पार्टी को सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सचिन पायलट ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच सहित 3 मांगों पर नहीं मानी तो वह पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे।
पायलट ने इसके लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को इस महीने के आखिरी तक यानी 15 दिन का समय दिया है। साथ ही पायलट ने कहा कि उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर उनके घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा वह किसी पद पर रहे या ना रहे, लेकिन आखिरी सांस तक राजस्थान की जनता की सेवा करते रहेंगे। पायलट ने आज जयपुर में अपने 5 दिन की जनसंघर्ष पदयात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही है। मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी में जहां एक और सभी दल हवा हो गए, तो वहीं जंतर मंतर से जन्मी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। पार्टी ने जिले के कई वार्डों में जीत दर्ज की है, लेकिन और भी मामले में यह चुनाव काफी रोचक रहा, क्योंकि निकाय के नतीजे न केवल यूपी में देखे गए बल्कि विदेशों में बैठे लोग भी इनके नतीजों को सर्च करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों में प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। बीजेपी के खिलाफ सपा, बसपा और कांग्रेस का खिलाफ ताश के पत्तों की तरह रह गया। लेकिन इस चुनाव के नतीजे हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम साबित हुए। अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, जिसके बाद पंजाब में अपना परचम लहराया और अब उसी पार्टी का सफरनामा यूपी में शुरू होने लगा है। केजरीवाल एंड पार्टी का जादू प्रदेश के निकाय चुनाव में देखने को मिला। आप पार्टी ने कई वार्डों में 3 नगर पालिका अध्यक्ष, 6 नगर पंचायत अध्यक्ष और 6 नगर निगम पार्षद सीट पर जीत दर्ज की, जिनमें आधे से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जिसके बाद प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने जनता का शुक्रिया अदा किया। लेकिन निकाय चुनाव की लोकप्रियता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि देश की 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश के नतीजों को विदेशों तक में सर्च किया गया। निकाय चुनाव का रिजल्ट भले ही यूपी में आ रहा था, लेकिन नजर विदेश में बैठे लोगों की बनी हुई थी। चुनाव के नतीजों पर दुनिया भर के लोगों की भी खासी दिलचस्पी दिखी। लोगों ने निकाय चुनाव की शुरुआत से लेकर रिजल्ट आने तक में अपनी रुचि दिखाई। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भारत के साथ सऊदी अरब, फ्रांस और कुवैत तक के लोग भी इन चुनाव के परिणामों को सर्च करते नजर आए। राज्य निर्वाचन आयोग की साइट द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 33 लाख से ज्यादा यूनिक यूजर्स ने इन चुनावों के नतीजों को देखा है। आपको बता दें, बीते शनिवार को घोषित नतीजों में महापौर के सभी 17 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक महापौर के लिए 17 सीटों पर और 1420 पार्षदों के परिणाम घोषित किए थे। इसके अलावा 199 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और नगर पालिका परिषदों में 5327 सभासदों और 544 नगर पंचायत अध्यक्षों और 7177 नगर पंचायत सदस्यों के सभी परिणाम घोषित किए गए, जिनमें सभी नतीजों में बीजेपी बाजी मारती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। कर्नाटक में बीजेपी की हार और यूपी निकाय चुनाव में योगी सरकार की जीत से पार्टी के भीतर सीएम योगी का कद अब और भी बढ़ गया है। पीएम मोदी के बाद योगी पार्टी के नए ब्रांड और जीत की गारंटी बन चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर जीत के अलावा वह कौन सा कारण है जिसने बीजेपी में योगी का कद इतना बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मिलकर कर्नाटक का किला नहीं बचा पाए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी का चेहरा ऐसा चमका कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप हो गई। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई और भारतीय जनता पार्टी में योगी का कद पहले से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे।
दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बूथों पर चुनाव प्रचार करने उतरे और नगर निगम की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। जो वोट कभी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल होते थे, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सीएम योगी के चेहरे पर मिलने लगे। यानी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में योगी भारतीय जनता पार्टी के नए ब्रांड बनकर उभरे, जिसकी वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले। उदाहरण के तौर पर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ योगी की सख्त कार्रवाई, प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश, 6 साल में यूपी में हुआ बम्पर विकास और सीएम योगी की हाजिरी जवाबी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप अपराधी दूर कर 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। गौरतलब है कि साल 2017 का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। 2022 चुनाव में जीत का श्रेय भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में जीत का सिरा पीएम नरेंद्र मोदी के सर सजा। लेकिन निकाय चुनाव में न तो पीएम नरेंद्र मोदी थे और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज नेता था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बूते प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। खास बात यह कि इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 2024 की जमीन को भी तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसे हम 2025 में कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेसवे को हम राष्ट्र को समर्पित कर। निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम सियासी पार्टियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े घर में योगी सबसे बड़े ब्रांड बनकर उभरे। योगी निकाय चुनाव के जरिए ये बताने में कामयाब रहे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए योगी का चेहरा ही काफी है। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा योगी के चेहरे पर ही चुनाव जीता जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी समझ रही है। तभी तो चुनाव किसी भी राज्य में डिमांड योगी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज। इसी बीच बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां पर हवाला गैंग गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रही है, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में 50 लाख रुपए सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल दस्तावेज बरामद भी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में देखने को मिल रहा है। 50 लाख रुपए सहित 3 मोबाइल फोन और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 20 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है नोएडा से, जहां पर हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में नजर आ रहा है और 3 मोबाइल दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। साथ ही फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। थाना सेक्टर 20 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में। तो यह बड़ी और अहम बड़ी खबर आपको बता रही है नोएडा से, जहां पर हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में है, जिनके पास से आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको 3 मोबाइल भी यहां पर बरामद हुए हैं। वहीं आपको बता दें, सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर नोएडा से, 50 लाख रुपए पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर हवाला गैंग आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में अब नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर नोएडा से, हवाला गैंग पुलिस के गिरफ्त में 50 लाख रुपए सहित 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। दस्तावेज भी यहां पर बरामद किया गया है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पहले 16 मई 2022 को सर्वे टीम को कुएं से शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। इसको हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। 1 साल में तमाम उतार चढ़ाव के बीच आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकी है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन के आवेदन पर अदालत ने कथित शिवलिंग वाले जगह को सील करने का आदेश दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि कार्बन डेटिंग का आदेश हाई कोर्ट ने रखा है, लेकिन अभी तारीख तय होना बाकी है। 14 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बताते चले शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवकेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। लवकेश, 1 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल डेटिंग अगर बात कर ले कार्बन की, तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज ज्ञानवापी मामले के कथित शिवलिंग को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हिंदू पक्ष की मांग जो है वो पूरे मस्जिद का हो, एसआई को लेकर के उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में बढ़ता विवाद, जिस तरीके से विवाद बढ़ा और उसके बाद जब सर्वे हुआ तो वही हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने एएसआई की जांच की मांग की लेकर हिंदू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दस्तक देने पर इसके बाद हिंदू पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एएसआई को शिवलिंग नुमा जो आकृति थी उसकी साइंटिफिक जांच के आदेश दिए थे। हिंदू पक्ष का मानना था कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव आदि जो विश्वेश्वर से जुड़ा ज्ञानवापी का सच सामने आए। सबको मालूम होना चाहिए कि जो विश्वेश्वर का मंदिर कब बना है। हिंदू पक्ष अदालत में पूरे विवाद को लेकर कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीआरपी तकनीकी एसआई सर्वे की मांग की है। आज जिस तरीके से 1 साल पूरे हुए तो जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे विष्णु जैन ने वहां पर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और तमाम चीजों को लेकर आज उन्होंने एक याचिका दाखिल करने के लिए भी कोर्ट से याचिका करने के लिए मांग की है कि आज वो कोर्ट में 2019 में जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला फिर से मामले में सुनवाई की थी, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने आज वो पूजा अर्चन की है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट का फैसला किस तरीके से आता है और हिंदू पक्ष आज किस तरीके से अपना जो पक्ष है वो रखता है वहाँ पे। लवकेश, देखा जाए तो पूरे 1 साल हो चुके हैं इस मामले को लेकर, और पहले अगर 1 साल पहले की बात कर ले तो उस वक्त जज ने फैसला सुनाया था कि कथित तौर पर जो कार्बन डेटिंग की जा रही है शिवलिंग की, वो एक अपमानजनक है, यानी कि किसी तरीके की कार्बन डेटिंग को लेकर मनाही सीधे तौर पर की गई थी। अब क्या लग रहा है, किसके पक्ष में मामला आने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 1 साल पहले आज के दिन जिस तरीके से सर्वे शुरू हुआ था, तमाम विवादों के बीच फिर भी सर्वे शुरू हुआ। सर्वे जैसे ही शुरू हुआ तमाम लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहे, हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है और ये फवारे की बात कर रहे हैं। नंदी की मुख जो है वो आदि विश्वेश्वरनाथ जो मस्जिद है उधर है। तो तमाम चीजों को लेकर के सर्वे मंदिर परिसर के चारों तरफ हुआ, अंदर भी हुआ, लेकिन उससे भी हिंदू पक्ष कहीं संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि जो फवारा मुस्लिम पक्ष बता रहा है वह शिवलिंग है, उसकी जांच कराई जाए, कार्बन डेटिंग कराई जाए, वैज्ञानिक पद्धति से कराई जाए तो साफ तौर पे पता चल जाएगा। क्योंकि जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है वो बार बार कह रहे हैं कि जो 20 फीट का खंभा था वह खंभा हिंदू पक्ष ने जब मंदिर बना था तो उसके बाद बना था, जब औरंगजेब ने किया था तो वो गुंबद का आकृति करवा दिया गया था। अगर एएसआई पद्धति के से वो अगर सर्वे होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई देखना है होगा कि आखिरकार पूरे मामले को लेकर सुनवाई क्या कुछ आती है और किसके पक्ष में यह मामला होता है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई का मामला फिर से सुर्खियों में है। सीढ़ियों की खुदाई को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने उनका मामला स्वीकार भी कर लिया। जवाब देने के लिए जामा मस्जिद इंतजामी कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास, जहां आरा मस्जिद, आगरा किला, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजा गया है। देवकी नंदन ने 11 मई को याचिका दाखिल की थी। सभी पक्षों को 31 मई तक अपना पक्ष रखना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है।
द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जहां सियासी घमासान जारी है, तो वहीं अब जम्मू और कश्मीर में मेडिकल छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, जिसके बाद 5 मेडिकल छात्र घायल हो गए। इसे लेकर मेडिकल के छात्रों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार हिंसा भड़काने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया है कि मामले में संज्ञान और दोषियों को सजा दिलाएं। वहीं घटना के बाद एसएसपी ने भी मामले की जांच करने की बात कही है। तो लगातार केरल स्टोरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देखा जाए तो फिल्म रिलीज के पहले से ही लगातार बवाल देखने को मिल रहा था, लेकिन बावजूद इसके द केरल स्टोरी की अगर कलेक्शन की बात कर ले तो लगातार बम्पर देखने को मिली है। वहीं अब द केरल स्टोरी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर की यह खबर है, जहां पर मेडिकल छात्र जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने कि किस तरीके से जो दोनों छात्र हैं वो आपस में मूवी को लेकर, द केरल स्टोरी के विवाद को लेकर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई घायल भी हुए हैं। उधर पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को शहबाज शरीफ सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। इमरान ने समर्थकों से सर्वोच्च न्यायालय और पाकिस्तान के संविधान की पवित्रता को मौजूद खतरे के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इमरान ने एक ट्वीट में कहा, सभी नागरिक शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट नष्ट हो गए हैं। यह पाक के सपने का अंत है। पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हुए दंगों के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की निंदा की थी। अब पदस्थ प्रधानमंत्री ने देश के सुरक्षा बलों पर संघीय सरकार के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने संविधान के विध्वंस के रूप में वर्णित किया है। वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रदर्शन के दौरान एक गेट पर चढ़कर रेड जोन में प्रवेश करते लोगों का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, इस बीच हमारी सुरक्षा एजेंसी द्वारा इन गुंडों को सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में लेने और संविधान को खत्म करने के लिए मदद की जा रही है। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या में आरोपित 50,000 रुपए के इनामी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस को उनके विदेश भागने की आशंका है। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या में आरोपित 50,000 रुपए के इनामी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बताते चले, पुलिस को इनके विरोध विदेश भागने की आशंका है। नोटिस के बाद देश के सभी एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को लेकर भागने की उम्मीदें यहां जताई जा रही थी कि विदेश भाग सकती हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके की तमाम एयरपोर्ट पर व्यवस्था की गई है? देखिए चंदा जी, आपको बता दें, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल हत्याकांड के बाद लंबे समय से लगभग 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद वो फरार चले गए। अब 50,000 के इनाम भी घोषित किया गया। वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर जो 5 लाख के इनामिया है, उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से पुलिस हर एक एक्शन ले रही, लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस को उसकी पूरी तरीके से लोकेशन नहीं मिल रही। अगर हम शाइस्ता परवीन की बात करें तो शाइस्ता परवीन भी पूरी तरीके से वो फरार होती नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अब उनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई है, क्योंकि ये देखा गया बीते कुछ दिन पहले कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहले माफिया की लिस्ट में शामिल किया गया, फिर उसके बाद शासन द्वारा हिस्ट्री सीटर की लिस्ट में शामिल करने के लिए मांग की गई, लेकिन उसकी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से अभी आदेश नहीं जारी हुआ। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही, जिस तरीके से पहले दिनों शाइस्ता परवीन को विदेश जाने की उम्मीदें जताई जा रही कि वो बाहर भाग सकते हैं। जिस तरीके से बांद्रा पहुंचे, बांद्रा से वहां पर ये उम्मीदें लगा रही यूपीएसएफ की टीम को विदेश चली गई, तो ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी की गई। अब देखना ही होगा कि आखिरकार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी शाइस्ता परवीन को किस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद कितनी जल्द गिरफ्तारी करती है। और हर एक एयरपोर्ट पे पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और उनकी जो फोटो है वहां पर वो पुलिस वाले मैच कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई रूप बदलकर बुर्का नसीन या किसी भी तरीके से महिला दिखाई दे रही है या कोई भी वहां गतिविधि समझ में आ रही तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी। चंदा जी, संजय, अगर देखा जाए तो काफी वक्त हो गया है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर शाइस्ता, और लगातार पुलिस सर्च कर रही है कि आखिरकार शाइस्ता कभी तो हाथ में आए, लेकिन अब यहाँ पर जो बीच में खबर आई है विदेश भागने को लेकर, अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा है कि शाइस्ता अभी भी पकड़ सकती है।
देखिए चंदा जी, अगर पुलिस की जो ये बातें सामने है तो उनके लिए चुनौती तो बनी हुई है। अगर जब शाइस्ता परवीन की यहाँ लोकेशन मिल रही है कि कौशाम्बी और प्रयागराज में है, क्योंकि जब माफिया अतीक अहमद का बेटा आसाद इनकाउंटर में ढेर किया गया, उस दौरान शाइस्ता परवीन की ये सुगबुगाहट थी कि वो जनाजे में शामिल होने के लिए आएगी, लेकिन उसके बाद पुलिस की मुस्तैदी देखते हुए वो नहीं आई और सीएम कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल करने की बात कर रही थी। वहीं फिर बीती रात जब अतीक और असलम की हत्या होती है तो ये हुआ कि अपने पति के अंतिम दीदार करने के लिए वो जनाजे में शामिल होगी, लेकिन वहां भी पुलिस की मुस्तैदी इस कदर रही कि वहां भी शाइस्ता परवीन नहीं जा पाई। बाद में ये पता चला कि यासीन जफर के घर 2 दिन रुकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये चलिए संजय, वाकई देखना अहम होगा कि लंबे समय से फरार माफिया शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त में आखिरकार कब आती है। बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।